नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज और वाराणसी में जनसभा करेंगे। उनकी पहली जनसभा दोपहर 1:30 बजे परेड ग्राउंड प्रयागराज में इलाहाबाद और फूलपुर 2 लोकसभा सीटों के लिए होगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वह लगभग 25,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। हर बूथ से 10 महिलाएं पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बीते एक हफ्ते में उनका यह दूसरा वाराणसी दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी काशी में रोड शो करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। बताते चले कि 5वें चरण का मतदान हो चुका है और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 6 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे और आज प्रयागराज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज और वाराणसी में जनसभा करेंगे। उनकी पहली जनसभा दोपहर 1:30 बजे परेड ग्राउंड प्रयागराज में होगी और फूलपुर 2 लोकसभा सीटों के लिए होगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वह लगभग 25,000 महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। हर बूथ से 10 महिलाएं पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बीते एक हफ्ते में उनका यह दूसरा वाराणसी दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी काशी में रोड शो करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 6 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। 6 जिलों के दौरे पर रहेंगे और साथ ही प्रयागराज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, वाराणसी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रयागराज से पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, प्रधानमंत्री मोदी 6 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे, 6 जिलों में रहेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आगामी 25 मई को 6वें चरण के तहत मतदान होगा। ऐसे में जो प्रयागराज का जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से अपने चरम पर है, क्योंकि बीते 2 दिन पूर्व प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी अलग अलग स्थानों पर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। और आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जनसभा में करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां बीते कई दिनों पूर्व से की जा रही हैं। ऐसे में आज प्रयागराज में जो सियासी पारा है वो अपने चरम पर है और प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3:45 में प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे तक प्रयागराज में बिताएंगे। उसके बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में जो सियासी पारा है वो अपने चरम पर है, क्योंकि बीते 2 दिन पूर्व से लेकर अभी तक जितने भी प्रमुख राजनेता हैं, जितने भी प्रमुख दल है, उसके जितने भी प्रमुख राजनेता हैं, वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार वोटरों को अपनी ओर लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज का जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से चरम पर है। जी पवन, बताया जा रहा है कि प्रयागराज में 25,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। क्या माना जाए कि महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है प्रधानमंत्री को आगे ले जाने में? बिल्कुल, देखिए, अगर हम इन सब बातों पर अगर गौर करें या बीते कई वर्षों की बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। ऐसे में ये बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाएं इस लोकसभा चुनाव में और इस पूरे रैली में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। हालांकि प्रयागराज में 25 मई को मतदान होगा, किस तरीके से मतदान होगा, कितने प्रतिशत मतदान होगा, कौन से प्रत्याशी को यहाँ पर वोटर जीत दिलाएंगे, कौन से प्रत्याशी को संसद भेजेंगे, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन प्रयागराज में जो महिलाओं की भागीदारी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। और बीते दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ है, तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होगा। देखिए किस तरीके से महिलाएं इस लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाती है।
आज जिस तरीके से जनसभा, इसमें किस तरीके से महिलाएं शामिल होती है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन प्रयागराज का जो सियासी पारा है निश्चित रूप से पूरे चरम पर है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की जितनी एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शहर के अलग अलग स्थानों पर रूटों का डायवर्जन किया गया है। 1 घंटे तक प्रधानमंत्री प्रयागराज में गुजारेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से आगामी 25 मई का जो मतदान होगा तो प्रधानमंत्री का ये आगमन जनसभा को जिस तरीके से वो संबोधित करेंगे, किस तरीके से लोगों पर ये असर करेगा, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण होगा। जी पवन, लगातार गर्मी में 6 जिलों में आज प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है प्रयागराज की जनता में? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो बीते कई दिनों से प्रयागराज का जो मौसम है पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। आसमान से आग बरस रही है। अगर हम प्रयागराज के तापमान की बात करें तो बीते 3-4 दिनों के आसपास से प्रयागराज का जो तापमान है वो करीब 42 से 45 डिग्री के आसपास देखा जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से प्रयागराज में जो सियासी पारा है वो भी पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी अलग अलग स्थानों पर लोगों को जनसभाओं में संबोधित कर चुके हैं। लेकिन जो भीड़ देखने को मिली है, ऐसे में हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रयागराज में एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, उसका पारा कहीं न कहीं गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर राजनीति का पारा भी गर्म है। हालांकि कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण होता है कि किस तरीके से इस भीषण गर्मी में लोग जनसभा में पहुंचेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री की जनसभा में करीब 5 लाख लोग हैं वो शामिल होंगे। तो ये देखा जा सकता है कि इतनी भीषण गर्मी में भी जो प्रयागराज की राजनीति है, जो प्रयागराज के लोग हैं, किस तरीके से राजनीति में अपनी पैठ रखते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से यहाँ पर परेड ग्राउंड में आज जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे। लेकिन भीषण गर्मी कहीं न कहीं ये दिखा रही है कि जो लोग हैं उनकी राजनीति में किस तरीके से उत्सुकता है, किस तरीके से लोग लोकसभा चुनाव को लेकर अपने मनपसंद नेता को चुनने के लेकर विभिन्न रैलियों में देखे जा रहे हैं। हालांकि गर्मी कहीं न कहीं जो है लोगों को रोकती नजर आती है। लेकिन अगर हम बीती रैलियों की बात करें तो प्रयागराज में जितनी भी अभी तक रैलियां देखने को मिली है उसमें लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई है। जी पवन, आज जो प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे प्रयागराज में, कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे जनसभा में? देखिए, अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीते 2-3 दिन पूर्व से ही लगातार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। और आज प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सहित करीब 31 मंत्री, 31 विधायक जो है वो मंच पर होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का जो मंच है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 3:45 के आसपास प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे। उस दौरान मंच पर करीब 31 मंत्री है वो भी शामिल होंगे। और निश्चित रूप से आज की जो रैली है वो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से बीते दिनों पूर्व उन्होंने वाराणसी में नामांकन के बाद रोड शो किया था, जो लोगों की भीड़ देखने को मिली थी, उसका असर कहीं न कहीं प्रयागराज में, पूरे पूर्वांचल में भी देखने को मिला। हालांकि किस तरीके से आगामी 25 मई को मतदान होगा ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रयागराज में जो तैयारियां वो साफ तौर पर देखी गई और निश्चित रूप से प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री के इस जनसभा के बाद कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव का एक बड़ा असर है वो देखने को मिलेगा। पवन, आज फूलपुर में भी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या लगता है इस बार फूलपुर में कमल खिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए दोनों प्रयागराज की जो दोनों सीटें हैं वो पूरे प्रदेश में एक अलग महत्व रखती है। हालांकि जो प्रयागराज की इलाहाबाद संसदीय सीट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। लेकिन अगर प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों की बात की जाए तो फूलपुर से जो प्रत्याशी है वो भी लगातार जनसंपर्क करने में जुटे हुए। अगर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के जो प्रत्याशी है वो भी लगातार लोगों के बीच में टहल रहे हैं, लोगों के बीच में जनसंपर्क करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग स्थानों पर जनसभा को इस तरीके से कर रहे हैं, हालांकि देखिए किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो प्रत्याशी है पूरी तरीके से मैदान में डटे हुए, लेकिन दोनों सीटों पर एक कड़ी टक्कर है वो भी देखने को मिल रही है। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, किस तरीके से नतीजे आएंगे, कौन प्रत्याशी जीतेगा, निश्चित के सर पे ताज बंधेगा, ये 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर हम दोनों लोकसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों लोकसभा सीटों पर दोनों प्रत्याशियों को जो अन्य जो पार्टियां हैं वो लगातार उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से किस करवट बैठेगा आगामी 4 जून को,
नतीजे साफ हो पाएंगे। जी पवन, बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में भी आज प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। तो वहां पर पहले भव्य रोड शो हुआ, उसके बाद मिनी रोड शो हुआ, प्रधानमंत्री ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो वहां की जनता में कितना असर देखने को मिलेगा इस रोड शो का? और लगातार प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच रहे हैं, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा छठे चरण में? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बीते कई वर्षों की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो पैठ है वो देखने को मिली है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि चाहे वाराणसी की बात करें या प्रयागराज की बात करें या हम पूरे पूर्वांचल की बात करें, तो निश्चित रूप से चुनाव में मोदी की जो लहर है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन, उसके बाद रोड शो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शामिल होना, ये जरूर है कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में या लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा और इसका असर वो कहीं न कहीं लोगों के बीच में पूरे चुनाव के दौरान या जो रैलियां है उस दौरान देखने को मिली है। हालांकि लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आगामी 25 मई को किस तरीके से मतदान की जो तस्वीरें है वो महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन जिस तरीके से मोदी लहर हमने बीते कई वर्षों में देखी, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आगामी 25 मई को लोग बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे, अपने मनपसंद नेता को चुनेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात की जाए, उनके जनसभाओं की बात की जाए या उनके नामांकन की बात की जाए या रोड शो की बात की जाए, तो निश्चित रूप से ये असर करेगा। हालांकि 25 तारीख को किस तरीके से मतदान होगा ये महत्वपूर्ण होगा। 4 जून को नतीजे निश्चित रूप से बताएंगे कि पीएम मोदी की किस तरीके से पूरे देश में लहर चल रही है। जी पवन, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या इसका भी असर पड़ेगा इस बार के चुनाव में? आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है पवन। बिल्कुल, देखिए अगर हम तस्वीरों की बात करें तो चूंकि प्रयागराज इसलिए भी खास होता है कि प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जानी जाती है और जिस तरीके से 500 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम लला भव्य मंदिर में विराजमान हुए। हालांकि अगर हम चुनाव के अगर इसमें जोड़े और दोनों बातों को देखें तो लोगों की तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो जिस तरीके से प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है, तो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन राजनीति किस तरीके से रंग बदलती है, किस करवट बैठती है, जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते उस पर कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं न कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है वो प्रयागराज में लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब हालांकि देखें किस तरीके से तस्वीरें सामने आएंगी, वो किस करवट बैठेगा, किसके सर पे ताज बनेगा, निश्चित रूप से यह 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी पवन पटेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की गर्मी में इतनी ज्यादा जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से तूफानी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जहां 6 जिलों में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। सीएम मंगलवार को बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़ और वाराणसी में जनसभा कर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। उनकी पहली जनसभा बलरामपुर में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में आयोजित की गई है। इसके बाद दोपहर 12 बजे डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर में जनसभा होगी। दोपहर 1 बजे मेंदावल, संत कबीर नगर में जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे महादेवा, बस्ती लोकसभा क्षेत्र के लिए जनसभा होगी। मुख्यमंत्री इसके बाद आजमगढ़ में जनसभा करेंगे। शाम को वाराणसी में प्रधानमंत्री के साथ महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। बताते चले कि 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आज 6 जिलों में रैलियां करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी बीच बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज में जनसभा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 6 जिलों में जनसभा करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? आज 6 जगहों पे जा जो है तूफानी दौरा करेंगे, प्रचार करेंगे। बीजेपी जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जनसभा का रैली को संबोधित करते हुए और उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। आप जब चुनाव पश्चिम से होते हुए बुंदेलखंड और अवध के बाद अब ये चुनाव जब पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में आज देखिए संत कबीर नगर, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, वाराणसी सहित कई जगहों पे जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ और वहाँ बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए आज शाम को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी एक सम्मेलन में भी शामिल होंगे, महिला
मोर्चा का कार्यक्रम है ये। और देखिए इस तरह के तमाम जो कार्यक्रम होने हैं ये लगातार, अब क्योंकि 5 चरण का मतदान हो चुका है और 2 चरण का भी मतदान बचा है, और इन्हीं 2 चरणों में वो वाराणसी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के पक्ष में भी आज सीएम योगी वाराणसी में जाएंगे और वहां की जो भी तय कार्यक्रम है पहले से उनमें शामिल होंगे। और देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के सीटों के दौरे पे हैं, जहां जहां अब 6ठे और 7वें चरण में मतदान होना बाकी है। 5 चरण का मतदान हो चुका है, देश भर में कुल 400 से अधिक सीटों में मतदान हो चुका है। अब बहुत कम ही सीटें बची, करीब 115 जहाँ पे मतदान होना बाकी है। और उसी क्रम में देखिए उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें बाकी हैं अभी जिसपे मतदान होना, उसी के चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। लगातार वो पूर्वांचल के कई सीटों में जाके, कई जिलों में जाके सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी, आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी भी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां जनसभा करेंगे। तो और कौन कौन से दिग्गज नेता उस जनसभा में शामिल होंगे अभिनव? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों पे जाके सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज और संत कबीर नगर, आजमगढ़, वाराणसी में जाके सीएम योगी जो है वो चुनावी प्रचार करेंगे। इस दौरान उनके साथ जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, बड़े नेता, इसके अलावा जिला अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और अन्य संगठन के तमाम जो बड़े नेता भाजपा के हैं वो इस दौरान योगी के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देखिए सुरक्षा व्यवस्था की भी प्रशासन ने तैयारियां वहां पे कर दी है, क्योंकि सीएम का कार्यक्रम है और एक बड़ी संख्या में जो उनके सुनने के लिए जनता है वो इस कार्यक्रम में आती है। तो इसीलिए प्रशासन ने भी अपनी तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया और सीएम योगी आज देखिए लगातार 6 जिलों पे जाके ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। और लगातार देखिए इसका जो कहीं ना कहीं फायदा है वो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिल सकता है। जी अभिनव, लगातार आपने रायबरेली से मोहनलालगंज से हम लोगों तक जानकारी पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक कल की जानकारी पहुंचाई। तो जिस प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, क्या इसका असर 5वें चरण के चुनाव में देखने को मिला था अभिनव? बिल्कुल, देखिए 5वें चरण का जो चुनाव था, अगर आप इसको गौर करें तो ये पूरी तरीके से जाति आधारित चुनाव था और इनमें से 14 में से 4 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो जाति समीकरण जो भी प्रत्याशी अपने पक्ष में बैठा ले गया है उसी का चुनाव जो है बन पाया है, क्योंकि कई जगहों पे जैसे तमाम मुद्दे थे वो नहीं चले जितना हम लोगों ने ग्राउंड में देखा। कहीं पे भी ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नाम पे जनता अब तक वोट करती हुई नजर आई थी, लेकिन कई जगहों पे जो इन्होंने प्रत्याशी दोबारा वही रिपीट कर दिया जिससे जनता की नाराजगी थी, जनता के बीच में जो प्रत्याशी कभी गया नहीं, इसको लेके जनता में काफी खिलाफत थी। और करीब आधे दर्जन ऐसी सीटें थी कल के चुनाव में जहां पे बीजेपी को अगर अच्छा कैंडिडेट बीजेपी ने दिया होता तो वहां बहुत अच्छा चुनाव बीजेपी लड़ती। और लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी सीटों पे भी बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। जो अब तक का रुझान सामने आ रहा है उसके मुताबिक बहरहाल 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा जो है वो सीएम योगी के चुनाव प्रचार से मिला, जाति समीकरण से मिला, या फिर जो उनका अपना एजेंडा है धारा 370 वाला, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर वाला और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के तहत उस पर ये कितना कामयाब हुआ ये अब 4 जून को ही पता चलेगा। अभिनव, इस बार क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे हैं तो 6ठे चरण में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए 6ठे चरण में भी चुनाव होना है और लगातार देखिए उसके लिए अभी से सीएम लगातार चुनावी प्रचार करने के लिए विभिन्न जिलों में जाना शुरू कर दिए। अभी कल ही देखिए 5वें चरण का मतदान हुआ और 6ठे और 7वें चरण में जहां जहां वोटिंग है देखिए आज अगले ही दिन सीएम योगी 6 जिलों में जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और सीएम योगी लगातार देखिए ग्राउंड पे सक्रिय है, मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए आगे सुल्तानपुर में चुनाव होना है, अम्बेडकर नगर में चुनाव होना है, प्रतापगढ़ में चुनाव होना है। अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में राजा भैया के खिलाफ काफी कुछ कह दिया था और उनकी मिर्जापुर सीट पे भी अब इस बार चुनाव होना है और ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जाके मिर्जापुर में अब अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनावी प्रचार कर सकते हैं। तो चूंकि अब पूर्वांचल का जो चुनाव है अब वो चढ़ने लगा है और ऐसा माना जाता है कि जिसने पूर्वांचल जीता है उत्तर प्रदेश में भी उसी पार्टी का राज होता है। 22 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जब अलायंस में थी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ, तो यहाँ पे भी सपा ने ठीक ठाक चुनाव लड़ा था, लेकिन जो उसको मजबूती चाहिए थी वो ले नहीं पाई। लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी क्या करती, क्योंकि अब उसके साथ पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा नहीं है और उसके तमाम अन्य सहयोगी दल जो पहले थे, जैसे पश्चिम में आरएलडी थी, अब उसने साथ छोड़ दिया, पूर्वांचल के एक सहयोगी दल ने छोड़ दिया। तो देखने वाली बात रहेगी कि इस बार
क्या कुछ कर पाती है समाजवादी पार्टी, खासकर पूर्वांचल में। जी जी अभिनव, 400 पार का नारा लगातार बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, तो आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, कितना असर है ये 400 पार वाले नारे पर? बिल्कुल, देखिए 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी इस बार दे रही है, वो जी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से अत्यधिक मोटिवेट करने के लिए दे रही है। जी कल 14 सीटों पे वोटिंग हुई, बीजेपी के पास फिलहाल इनमें से 13 सीटें थी, लेकिन अगर इनमें से बीजेपी को 400 पार करना है तो 14 की 14 जीतना पड़ेगा, जी जो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इनमें से कई सीटें बीजेपी गंवाने की ही स्थिति में है। चाहे हम कौशाम्बी की बात करें, राजा भैया ने खुल के विरोध कर दिया। बाराबंकी सीट पे काफी कड़ी जी फाइट है, वहां पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। तनुज पुनिया का चुनाव वहां बहुत अच्छा बताया जा रहा है। जी इसके अलावा देखिए रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ है, राहुल गांधी को वहां पर हैंड दिखाई दिया है पूरे दिन। कुछ जगहों पे बीजेपी जरूर आगे थी, लेकिन अंततः अधिकतर विधानसभाओं जी में देखिए कांग्रेस जो है वही आगे रहेगी। अमेठी में जी चुनाव काफी टफ है, वहां मोदी की मंत्री जो स्मृति ईरानी है वो चुनावी मैदान में, उनकी साख दांव पे है। मोहनलालगंज की बात करें, यहाँ से समाजवादी पार्टी जी कैंडिडेट जो आर के चौधरी थे, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और वोटिंग जो है ये तो पिछले चुनाव के ही मुताबिक हुई है, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि इस बार का नतीजा क्या रहता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो लगभग लगभग वही था जो 2019 के लोकसभा चुनाव में था। लेकिन मोहनलालगंज विधानसभा उस जी सिधौली विधानसभा से ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को अपर हैंड है। अब सरोजनी नगर, मलियाबाद और बीकेटी, ये जो 3 विधानसभाएं हैं, ये बहुत निर्णायक होंगी। 3 में से 2 विधानसभा जो जीत ले जाएगा वही मोहनलालगंज सीट पे राज करेगा। इसके अलावा और भी तमाम सीटें थी इस चरण में, जी जिनपे अगर गौर करें, कैसरगंज में देखिए बीजेपी एक तरफा, लखनऊ की सीट भी बीजेपी जो है जीत लेगी। झांसी और जालौन की सीट पे फाइट बताई जा रही है, वहां भी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच अच्छी टक्कर हुई है। लेकिन जो फाइनल परिणाम है वो जब 4 जून को नतीजे आना शुरू होंगे तभी सामने आएगा, और देखने वाली बात रहेगी कि इस बार बीजेपी क्या कुछ कर पाती है। लेकिन 400 पार का जो नारा है वो फिलहाल कहीं भी साकार होता नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को देख रहे हैं, लगातार पिछली बार से इनकी सीटें कम जरूर हो रही, इसमें जी कोई दो राय नहीं है। जी अभिनव, आपने लखनऊ में भी जनता से बात की थी, कल वोटिंग थी 5वें चरण की, जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है? लखनऊ की जनता में क्या देखने को बिल्कुल, मिल रहा है इस बार? बिल्कुल देखिए जो पब्लिक है वो इस बार अपने ही मुद्दों पे वोट कर रही है। हम लोगों ने लगातार पूछा, देखिए जो राम मंदिर का मुद्दा था वो 22 जनवरी तक काफी चल जी रहा था। किसी ने बताया कि कहीं से इतने किलो का घंटा आ गया, कहीं से ऐसा ऐसा आ रहा है, लेकिन वो मुद्दा अब चुनाव बीजेपी भुना नहीं पाई। बीजेपी ने चाहा बहुत कि वो मुद्दा जो है चुनाव में भुनाया जा सके, लेकिन राम मंदिर पे कहीं भी जनता जो है वो वोट करती नहीं दिखाई दी। बहुत एक कम वोटर है जो जी राम मंदिर पे वोट कर रहा है, और वो भी बीजेपी का परंपरागत वोटर ही है, जिसके पास बताने को कुछ नहीं, इसलिए बता रहा है। तो अब बहुत से युवा जो है वो बेरोजगारी और पेपर लीक का जो मुद्दा था उसको लेके लगातार परेशान दिख रहे हैं। जी महिलाओं में देखिए इस बार राहुल गांधी के प्रति जो एक लोकप्रियता है वो देखी जा रही है, और ऐसा लोग मान रहे हैं। कल रायबरेली की भी अगर बात करें तो वहां पे अधिकांश महिलाएं जो थी वो राहुल गांधी और कांग्रेस पंजे चुनाव चिन्ह की जी बात कहती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि वहां तो बीजेपी ने प्रत्याशी कमजोर दिया, लेकिन अगर फिर लखनऊ की बात करें तो यहाँ से राजनाथ सिंह का चुनाव ऐसे भी मजबूत है, लेकिन मार्जिन यहाँ भी राजनाथ सिंह का जरूर कम होगा। वोटिंग परसेंट 2.5% जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले चुनाव के मुताबिक कम हुआ है। ऐसा जी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होने से मुस्लिमों का एक तरफा वोट जो है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को गया है, और इसका जो नुकसान है वो राजनाथ सिंह को भी होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह को मुस्लिम समाज का भी अब तक वोट मिलता आया था लखनऊ लोकसभा सीट पे। तो इस बार राजनाथ सिंह चुनाव भले ही जीते, लेकिन मार्जिन 2019 से निश्चित तौर पे कम होने जा रहा है। अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लालगंज लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे, जहां अखिलेश यादव लालगंज में सपा प्रत्याशी दरोगा सरोज के पक्ष में जनसभा करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव भदोही जाएंगे, जहां वह तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी के लिए जनसभा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज अखिलेश यादव भी लगातार जनसभा करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल देखिए, अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वो 2 जगहों पे जा रहे हैं। पहली सीट जो है लालगंज की, जहां से दरोगा सरोज जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, और उनके जी पक्ष में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चुनावी जनसभा रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे।
इसके बाद वो भदोही जाएंगे, जो सीट उन्होंने टीएमसी को दी है, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को दी है। वहां से भदोही से जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के संयुक्त दलतेज त्रिपाठी, उनके पक्ष में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस सीट पे पहले ही आके चुनाव प्रचार कर चुके हैं बीजेपी के लिए, और उन्होंने टीएमसी के साथ ही समाजवादी पार्टी में भी कई हमले किए थे और बताया था कि देश के लिए ये दोनों पार्टियां खतरा है। अब देखिए सपा अध्यक्ष आज यहाँ जा रहा है। पिछले 2 दिन की बात करें तो अखिलेश यादव देखिए परसों जो है वो फूलपुर प्रयागराज गए थे और कल भी तमाम सीटों पे जाके उन्होंने प्रचार किया था। और बहुत बड़ा जनसैलाब जो है अखिलेश यादव की रैली में उमड़ा था। लोग मंच तक चढ़ रहे हैं। आप लोगों ने सभी ने वो वीडियो देखे जब अखिलेश राहुल प्रयागराज में एक साथ आए और वहां भीड़ जो है बेकाबू हो गई। और देखिए लगातार अब अखिलेश यादव भी सक्रिय है। एक और सीएम योगी आदित्यनाथ जहां लगातार जाकर प्रचार कर रहे हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं। हालांकि सीएम आज 6 जगहों पे दौरे पे, लेकिन अखिलेश यादव देखिए 2 जो सीट है उन पे दौरे पे हैं और लगातार ग्राउंड पे जाके कहीं ना कहीं अपने अलायंस को मजबूत करने के लिए, जनता से चुनाव में समर्थन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और देखने वाली बात रहेगी कि इस बार चुनाव में क्या कुछ समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस हासिल कर पाता है, क्योंकि अब जो चुनाव है वो पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। जी अभिनव, समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साधा जा रहा बीजेपी की तरफ से कि अखिलेश यादव अयोध्या में बने राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने जनसभा की थी अयोध्या से 2 किलोमीटर पहले, तब भी उन्होंने राम मंदिर का दर्शन नहीं किया। तो क्या इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा अभिनव? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में प्रत्याशी सपा के जो है अवधेश प्रसाद, उनके पक्ष में अखिलेश यादव अयोध्या में चुनाव प्रचार करने गए थे। बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की कि अखिलेश अयोध्या आए, लेकिन रामलला के दर्शन उन्होंने नहीं किए। हालांकि जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि बीजेपी आरोप लगा रही है सपा और कांग्रेस सरकार में तो बुलडोजर चला देगी मंदिर पे, तो अखिलेश यादव ने इस पे कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। मंदिर पे कोई बुलडोजर नहीं चला सकता और सुप्रीम कोर्ट को इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए कल राहुल गांधी को आपने गौर किया होगा, तो जैसे ही वो रायबरेली सीमा में प्रवेश किए बछावा के बाद, तो वहां पे चुरवा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन किए। तो विपक्ष का जो सॉफ्ट कॉर्नर है हिंदुत्व के लिए वो साफ तौर पे देखा जा रहा है अब, क्योंकि अब जो चुनाव है वो पूर्वांचल में आ रहा है। यहाँ पे जाति धर्म दोनों मुद्दों पे अधिकतर वोट पड़ता आया है और तमाम समीकरणों को साथ के ही जो भी पार्टी है वो यहाँ पे चुनाव जीत पाएगी। अब देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी जो है अपने पक्ष में ज्यादा समीकरण साध पाएगी, जिससे कि उसको आने वाले जो लोकसभा चुनाव है जिनमें अब वोटिंग बाकी, बहुत कम ही सीटें बची उत्तर प्रदेश में जहां वोटिंग होनी, आधे से ज्यादा पे वोटिंग हो चुकी, लेकिन जितने भी बची वहां सबसे अधिक सीटें लेने के लिए कौन जो है अपने पक्ष में मतदान कराने में पब्लिक को कामयाब होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अभिनव, अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि क्या कहते समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया था। अखिलेश यादव ने ही बयान दिया था कि बीजेपी की सरकार जाएगी और साथ ही बुलडोजर का ड्राइवर भी बदलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सरकार तो लगातार कह रहे हैं 4 जून को चली जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बदलेगी, लेकिन जो उन्होंने बुलडोजर के ड्राइवर बदलने की बात कही है ये सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ की और अखिलेश यादव का इशारा और निशाना दोनों है। और देखिए बृजभूषण शरण सिंह ने एक जनसभा के संबोधित करते हुए, जो AK शर्मा है, अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास में मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने देखिए उनको बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री कह के संबोधित कर दिया और भरी सभा में मतलब तमाम लोगों के बीच में क्या उसका वीडियो भी वायरल हुआ। तो ये सिर्फ एक मतलब कहीं ना कहीं बृजभूषण के मुंह से कुछ गलत निकल गया, जवान फिसली, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने AK शर्मा को सीएम कहा, क्योंकि AK शर्मा को अगर आप गौर करें तो ये गुजरात से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बताए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो इनको गृह मंत्रालय देने की बात हुई, लेकिन सीएम योगी ने इनको गृह मंत्रालय नहीं दिया था। लेकिन अब क्या दोबारा से AK शर्मा की जो किस्मत है वो चमकेगी? अरविंद केजरीवाल पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश को एक नया सीएम मिल जाएगा। ये लोगों ने बहुतों को समाप्त किया और योगी जी की भी राजनीति समाप्त करेंगे। ऐसी सिर्फ अटकलें हैं, विपक्ष जबरन आरोप लगा रहा है या फिर वाकई इसमें कोई हकीकत है, ये 4 जून के बाद क्लियर होगा जब सरकार बीजेपी की बनेगी या फिर जाएगी। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है विपक्ष ने ही कि जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रहा है और यूपी वाले जो है दिल्ली की मदद नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना यही है कि जो यूपी बीजेपी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लोकसभा चुनाव में उस मेहनत से लगी नहीं जिस मेहनत से ये लगती तो चुनावी परिणाम कुछ और होता। लेकिन ये तमाम तरह की बयानबाजी चुनाव के समय अक्सर देखी जाती है। सीएम योगी ने मन से इसका जवाब भी दे दिया है। अब देखने वाली बात है कि 4 जून के बाद क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा परिवर्तन होता है या नहीं होता है। जी अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।